द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, मैं आज आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में दो प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान और दूसरा वैधानिक। ब्रिटिश सम्राट की तरह भारत का राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ पे संवैधानिक प्रधान है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के संबंध में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। यद्यपि संघ कार्यपालिका अध्यक्ष का नामांकन अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है, परंतु बच्चों, हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान न होकर ब्रिटिश सम्राट के समान है। अब हम राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं की बात करेंगे। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की तारीख से उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में अन्य कोई लाभ का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में 5 वर्ष बताया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा बच्चों राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किंतु फिर भी हमारे यहाँ संवैधानिक परंपरा विकसित हो गई है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार की बात करें तो आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा अन्य स्वीकृत भत्ते एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को 3 लाख वार्षिक पेंशन प्राप्त होगी। उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त होगी। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि तथा सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए 12,000 वार्षिक की राशि तथा निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध होगी। हम उन्मुक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह कोई जो भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उनके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही किसी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्यवाही ही की जा सकती है। अचानक अगर पद रिक्त हो जाए तो आर्टिकल 62 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह त्यागपत्र दे दे अथवा महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए या बीमार हो जाए या विदेश चले गए हुए हो, तो उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो उसको राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, वेतन और भत्ते इत्यादि भी प्राप्त होंगे। उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। उसके कार्य राज्यसभा में सभापति द्वारा किए जाएंगे। यदि मृत्यु, पदत्याग अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति के पद में स्थायी रिक्तता आती है तो इस स्थिति में 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का नया चुनाव हो जाना चाहिए। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने कार्य करने की स्थिति में न हो तो संसद उनके कार्यों के संपादन के लिए उचित व्यवस्था करेगी। इस अधिकार के अंतर्गत 1969 में संसद में राष्ट्रपति
के उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम को पारित कर यह व्यवस्था कर दी गई कि उपराष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो या ज्येष्ठ न्यायाधीश जो है वो उस पद पर आसीन होंगे। महाभियोग की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण या भंग करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कार्यकाल के पूर्व उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है बच्चों संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव पर उच्च सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इस प्रकार की लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व सदन को दी जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। द्वितीय सदन जो है या तो उस प्रस्ताव की स्वयं जांच कर सकता है या इस कार्य के लिए एक विशेष समिति नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह जांच करने वाले सदन में स्वयं उपस्थित होकर या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपनी सफाई दे सकता है। यदि जांच करने वाला सदन राष्ट्रपति के जो ऊपर जो अभियोग लगे हैं उनका दोषी पाता है तथा 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा और राष्ट्रपति प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से ही पदच्युत समझे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब बात आती है तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन से सदस्य होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता रहे और संघ और समस्त राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता रहे, इसके लिए निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के सूत्र इस प्रकार है। पहला है सूत्र, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या यानी कि राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। दूसरा, संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या समस्त राज्यों के विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त कुल मत बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इन बातों का निर्धारण नए सिरे से प्रत्येक राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग करता है। जनसंख्या में परिवर्तन और नवीन राज्य के निर्माण के कारण इन मतों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। वोट डालने और गिनने की जो विधि है यानी कि संघ और राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए एक मतपत्र मतदाता को मिलता है जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक उपयुक्त समझता है उसके नाम के आगे 1 लिख देता है और जिसे पहले उम्मीदवार से कम उपयुक्त समझता है उसके नाम के आगे 2 लिख देता है। इस प्रकार सभी उम्मीदवारों के नाम के आगे वरीयता लिख दी जाती है। मतदान गुप्त रीति से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इस आधार पर स्वीकार किया गया कि राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो जिसे कि कुल मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त हो, न कि सभी उम्मीदवारों के मुकाबले में केवल मतों की अधिकतम संख्या ही उन्हें मिले। इस प्रकार राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित हो वह साधारण बहुमत से नहीं बल्कि स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का स्पष्ट बहुमत जानने के लिए एक न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है और ये न्यूनतम कोटा निकालने के लिए एक सूत्र को अपनाया जाता है और वो सूत्र ये है कि न्यूनतम कोटा बराबर कुल वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और +1। मतों की गणना करते समय यदि न्यूनतम कोटा प्रथम वरीयता में ही कोई उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है, परंतु यदि कोई उम्मीदवार प्रथम गणना में निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को शेष उम्मीदवारों में उन मत पत्र पर लिखी दूसरी पसंद के अनुसार वितरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त न हो जाए। इसके अलावा निर्वाचन के संबंध में बहुत सारी बातें और भी है बच्चों, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार नए राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही हो जाना चाहिए।
यदि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हो तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता या नहीं टाला जा सकता। यदि चुनाव के समय किसी विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो किसी राज्य के प्रतिनिधित्व के अभाव में राष्ट्रपति के चुनाव को रोका नहीं जा सकता। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1974 में गुजरात विधानसभा के भंग होने के कारण छठे राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के अधीन दिया था। साथ ही स्थगित की गई विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के अधिकारी माने जाते हैं। यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित एवं 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 निर्धारित की गई है, जो कुल मतों के 8वें अंश से कम वोट मिलने पर जब्त हो जाएगी। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को एक वैधानिक प्रधान बनाया गया है और अनुच्छेद 53 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, कार्यकाल, निर्वाचन, वेतन, भत्ते, उन्मुक्तियां और महाभियोग का वर्णन है। धन्यवाद बच्चों।